हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ड्राक इक्वेशन के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ड्राक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो ड्राक इक्वेशन है उसको फ्री पार्टिकल के लिए निकालेंगे और फिर हम जो ड्राक इक्वेशन की जो कोवेरियंस फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का 5th लेक्चर है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप पहले के सभी लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही सभी लेक्चर देखने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये जो रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अंदर ये बात क्या करना चाह रहा है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन पे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पे चलने से पहले हम थोड़ा सा जो पहले वाला लेक्चर है जहाँ पे हमने क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अपने पास दो टाइप के एनर्जी के सॉल्यूशन आते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन आता है, दूसरा नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन आता है। तो वहाँ पे अपने पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को क्वांटम मैकेनिकली डिफाइन करके बता सके, ठीक है। एक तो अपने को यहाँ पे एक ऐसा फिजिकल सिस्टम चाहिए था जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करके बता सके, ठीक है। दूसरा, जब हम क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो टाइम है, टाइम का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। पर जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में वहाँ क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के अंदर ही जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो टाइम है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। और वहाँ पे हमने क्या निकाला था सॉल्यूशन में कि अपने पास पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन भी होगा, नेगेटिव एनर्जी भी सॉल्यूशन भी होगा। अब अगर मैं जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेके चलूँ तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या हो रही है, कंप्लीटली रॉन्ग हो रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम ये बोल सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर अपने पास नेगेटिव आ रही है तो ये कंप्लीटली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसका अपोज कर रही है। और प्रॉब्लम ये भी थी साथ में कि अपने पास जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन जो आ रहा था उस नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को हम वहाँ पे अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी कि अपने पास एक ऐसा फिजिकल सिस्टम हो कि जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करके बता सके, ठीक है। और ये आगे चल के जो डार्क होल थ्योरी है वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन हम कैसे लेके चलेंगे, नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन कैसे लेके चलेंगे। हालांकि वो बात और है, जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है वो पार्टिकल के लिए होता है और जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है वो एंटी पार्टिकल के लिए होता है। तो इन सब प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, तो अपने को ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसमें टाइम का अपने पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जस्ट लाइक टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जैसे। तो उसके बाद फिर ड्राक साहब आते हैं। ड्राक साहब ने फिर एक ऐसा हैमिल्टोनियन दिया जिसकी हेल्प से अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम का भी और स्पेस का भी, मतलब उस हैमिल्टोनियन की हेल्प से अपने को ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें टाइम का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था और जो स्पेस के कोऑर्डिनेट थे उसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पे जो लॉरेंज कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। और लॉरेंज कंडीशन में क्या होता है, जो स्पेस और टाइम है इनको हम एक साथ एक बेसिस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, या फिर सेम बेसिस के ऊपर या इक्वल बेसिस के ऊपर हम इनको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी इसके अंदर आपको लिखना क्या है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन केजी रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन have both positive and negative energy solution, and the quantum mechanically we need to both these solution to describe physical system। मतलब अपने पास जो क्लीन जॉर्डन जो इक्वेशन थी वो एक रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन थी, ठीक है। रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल का
बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए वो इक्वेशन दी गई थी। और एक पॉइंट ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन थी इसके अंदर स्पिन का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, ये ओनली ऑन स्पिन जीरो के लिए अप्लीकेबल थी। तो अपने को एक ऐसी इक्वेशन भी चाहिए थी जो स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए या फिर फर्मियोन का जो रिलेटिविस्टिक्स मोशन है उसको एक्सप्लेन करके बता सके, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को ड्राक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइन भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अपने पास जो केजी इक्वेशन थी इसका पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन भी था और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन भी था। अब अपने को क्या चाहिए था, एक ऐसा फिजिकल सिस्टम चाहिए था जो क्वांटम मैकेनिकली इन दोनों को एक्सप्लेन करके बता सके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन केजी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टाइम, ठीक है, एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकेंड ये थोड़ा फ्रेम से बाहर है, फर्स्ट ऑर्डर इन द टाइम डेरिवेटिव। अब अपने पास जो क्लीन ऑर्डर इक्वेशन थी उसमें टाइम का क्या था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। पर जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ते थे वहां पे ही हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या था, अपने पास टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था और केजी इक्वेशन में सेकंड था। अब जो अपने पास रिजल्ट आया है एनर्जी का, एनर्जी में क्या था, पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन भी था और नेगेटिव एनर्जी भी सॉल्यूशन भी था। अगर नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो भी कैसे होगी, नेगेटिव होगी। अब अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अपने पास नेगेटिव है तो वो कंप्लीटली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसका अपोज कर रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी कम नेगेटिव विच इज अपोजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो इट इज क्लियर दैट इवन इफ वी कैन नॉट अवॉइड द नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हम जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन आ रहा है उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम ये भी थी कि अपने पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिसकी हेल्प से हम पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को एक साथ एक्सप्लेन करके बता सके, ठीक है। और ये प्रॉब्लम बाद में जो ड्राक होल थ्योरी आई उसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन विच फर्स्ट ऑर्डर इन द टाइम डेरिवेटिव जस्ट लाइक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब अपने को क्या चाहिए थी कि ऐसी रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन चाहिए थी जिसमें क्या हो, टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, किसके जैसे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जैसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ कोर्स इन लॉरेंज इनवेरिएंट विद रिक्वायर्ड स्पेस एंड टाइम। अब ये क्या कह रहा है, जो जब हम रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जो अपने पास स्पेस और टाइम के जो कोऑर्डिनेट है उनको हम इक्वल बेसिस के ऊपर ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है यहाँ पे, therefore such an equation we can find it must be first order in both space and time। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें टाइम का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो और स्पेस का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को फिर सोल्व किया ड्राक साहब ने क्या किया, एक ऐसा हैमिल्टोनियन दिया जिस हैमिल्टोनियन की हेल्प से अपने को एक ऐसी रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन मिली जिसमें टाइम का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था और स्पेस का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। तो ये सब आप इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्राक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। अब फ्री पार्टिकल के लिए हम ड्राक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हालांकि ड्राक इक्वेशन को हम आगे फिर से ड्राइव करेंगे और ड्राक इक्वेशन की जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको भी हम आगे ड्राइव करेंगे और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली ऑन जो फ्री पार्टिकल है उस फ्री पार्टिकल के लिए ड्राक इक्वेशन क्या होगी इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, फिर देखेंगे हम कोवेरियंस फॉर्म को। तो टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in both time and space coordinate, Dirac clearly wrote the Hamiltonian, not latter। तो टाइम का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिले और स्पेस का भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिले, इसके लिए जो है डिराक साहब ने एक हैमिल्टोनियन दिया जिस हैमिल्टोनियन की हेल्प से अपने को ये इक्वेशन मिलती। अब हैमिल्टोनियन क्या था, अपने पास H=C∝P और प्लस बीटा mc²। इसे ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम थोड़ा सा पहले भी मुलाकात कर चुके हैं जब हमने जो ड्राक मैट्रिक्स के बारे में जब हमने स्टडी किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से इस हैमिल्टोनियन को पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो अल्फा और बीटा है ये अपने पास मैट्रिक्स है, पी यहाँ पे मोमेंटम है, एफ यहाँ पे मास है,
ठीक है, और सी फिर से यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इस हैमिल्टोनियन को हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे जो अल्फा है वो अपने पास क्या हो सकता है, अल्फा एक्स हो सकता है, अल्फा वाई हो सकता है, अल्फा जेड हो सकता है। सेम एज इट इज मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर हम इस हैमिल्टोनियन को थोड़ा चेंज करके लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। ठीक है, प्लस ये अपने पास आ जाएगा बीटा एम सी स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और ये जो अल्फा एक्स है, अल्फा वाई है, अल्फा जेड है, और ये जो बीटा है ये क्या है, मैट्रिक्स है 4x4 की स्पिन्योर मैट्रिक्स है, जो हम पहले वाले लेक्चर में इनके ऊपर क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो हम कोवेरियंस फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी उनका कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। तो आपको जो 4th लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, वो लेक्चर आप देख के भी आए। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हमने यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिख लिया। अब अपने पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एच साई इक्वल टू आई टैच करली साई बाई करली टी। और जो साई है वो हमने यहाँ पे मान लिया आर, और टी का यहाँ पे फंक्शन है आर, यहाँ पे स्पेस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और टी यहाँ पे टाइम के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास जो एच है, इस एच की हैमिल्टोनियन की वैल्यू तो है अपने पास, तो ये जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये वाली जो टर्म है इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आयटा एच कट करली साई बाय करली टी, और साई किसका फंक्शन है अपने पास, आर, और टी का फंक्शन है। ठीक है, ये तो हमने राइट हैंड साइड लिख दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, या फिर ये जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे जो अपने पास मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है अपने पास, मोमेंटम होता है माइनस आइटा एच कट, ये एच कट यहाँ पे, और ये डेल, ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है 3 डायमेंशन में। अब यहाँ पे पी एक्स है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स। ठीक है, पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई। ठीक है, अब ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस आइटा सी एच कट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हैमिल्टोनियन है इसमें क्या है, सी है, इस सी को हमने बाहर निकाल लिया। अब अल्फा के ये जो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, इन सब के अंदर कॉमन क्या आएगा, आइटा एच कट, आइटा एच कट, आइटा एच कट, इन तीनों के अंदर कॉमन आएगा। तो तीनों में से आइटा एच कट हमने बाहर निकाल लिया, ये जो सी है उसको हमने बाहर ही रखा। तो अब जो आगे की जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा अल्फा एक्स, यहाँ पे एज इट इज है, ये अल्फा एक्स को हमने एज इट इज रखा। पी एक्स का क्या बचेगा यहाँ पे, करली बाय करली एक्स। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा अल्फा वाई करली बाय करली वाई प्लस अल्फा जेड करली बाय करली जेड। ठीक है, प्लस ये बीटा एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो साई है, साई को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ या फिर प्लस में यही रहने देता हूँ, बीटा एम सी स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा एम सी स्क्वायर, और कंप्लीट को ब्रैकेट में बंद किया। अब यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा अपने पास, साई आ जाएगा, और साई किसका फंक्शन है, आर और टी का फंक्शन है। अगर मैं साई को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ तो ये वाली जो टर्म है इसके साथ भी साई आर टी आ जाएगा, और ये वाली जो टर्म है इसके साथ भी साई आर और टी आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राक इक्वेशन बोलते हैं रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल के लिए या फिर फ्री पार्टिकल के लिए। अब अपना जो अगला जो टास्क है, अगला टास्क क्या है, जो ड्राक इक्वेशन है इसकी कोवेरियंस फॉर्म कैसे होगी, ये हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोवेरियंस फॉर्म ऑफ ड्राक इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमने जो ड्राक का जो हैमिल्टोनियन था, ड्राक का हैमिल्टोनियन क्या था, सी अल्फा पी और प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, जो इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका यूज करते हैं। वो क्या थी अपने पास, आइटा एच कट करली बाय करली टी, और जो साई है, साई को दोनों तरफ से बाहर निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे साई का, और ये आ जाएगा सी अल्फा। और जो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है 3 डायमेंशन में, माइनस आइटा एच कट डेल। ठीक है, प्लस ये बीटा एम सी, बीटा यहाँ पे ये बीटा एम सी स्क्वायर यहाँ पे हमने एज इट इज रखा। ठीक है, अब अगर हम इन जनरल देखें या बेसिक यूनिट देखें तो अपने पास ये जो एच कट होता है और ये जो सी होता है, इन दोनों की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो इन दोनों की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच कट की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास आइटा करली और करली टी इक्वल टू माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा हमने बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा अल्फा और साथ में ये डेल प्लस बीटा एम। ठीक है, सी स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे जो सी है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाकी की जो टर्म है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया।
और यहाँ पे ये जो एच कट है वो भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपने पास ये जो करली और करली टी है और दूसरा ये जो डेल है, इसको हम यहाँ पे कुछ पुट कर देते हैं। करली और करली टी को हमने पुट कर दिया, ये आयटा हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, और ये जो टाइम का डेरिवेटिव है, इस टाइम के डेरिवेटिव को हमने यहाँ पे लिख दिया करली नोट से, ठीक है। इक्वल टू, ये नोट यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू यहाँ पे ये जो माइनस आयटा है ये एज इट इज, और ये जो अल्फा, अल्फा की अपने पास 3 वैल्यू होती है, अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड, ठीक है। और इन जनरल इस अल्फा को कैसे लिख सकता हूं मैं, अल्फा आई से लिख सकता हूं, तो यहाँ पे ले लिया हमने अल्फा आई, और ये जो डेल है इस डेल को हमने किससे लिख लिया, करली आई से, ठीक है। प्लस ये वाली जो टर्म है बीटा एम नॉट हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। अब बोथ साइड हम क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन आई है अपने पास, इसको बोथ साइड हम बीटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बीटा, ठीक है। तो क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा, हाँ तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी अपने पास बीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले वाले जो अपने पास ड्राक इक्वेशन, जो ड्राक मैट्रिक्स वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था, जो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो वो अपने पास कितना होती है, 1 होती है। तो बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और जो बीटा है उस बीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे गामा नोट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आयटा करली नोट हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब ये जो बीटा है इस बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे गामा नोट लिख देंगे, इक्वल टू, और ये जो आयटा वाली जो टर्म है ये आयटा गामा आई, ये बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे गामा आई, और ये करली आई यहाँ पे एज इट इज, प्लस ये एम। अब ये गामा आई कहाँ से आया है, ये गामा आई आया है अपने पास, ये जो बीटा और अल्फा का जो प्रोडक्ट होता है वो गामा मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। तो जो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट आया है इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया, गामा आई के इक्वल लिख दिया, और साथ में ये जो नेगेटिव साइन है वो भी हमने यहाँ पे उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आयटा करली नोट गामा नोट, और ये इधर आएगा तो ये प्लस में आयटा गामा आई डेल आई, और ये एम उधर जाके माइनस का हो जाएगा एम, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0। अब इनमें से यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी आयटा है, यहाँ पे भी आयटा है, तो आयटा को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, ये आ गया डेल नोट और ये गामा नोट प्लस ये गामा आई, और ये जो करली आई है इसको, और यहाँ पे ये करली नोट है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, माइनस एम इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है वो अपने पास फर्स्ट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करके बता रही है, और ये वाली जो टर्म है ये बाकी के 3 कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करके बता रही है। गामा नोट है ये फर्स्ट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो गामा आई है वो बाकी के 3 कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो टोटल कंपोनेंट है वो कितने हो जाएंगे अपने पास, 4 कंपोनेंट होंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 कंपोनेंट की फॉर्म में, एक कंपोनेंट ये है और बाकी के 3 कंपोनेंट इसमें है, तो 4 कंपोनेंट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आयटा गामा म्यू करली म्यू माइनस ये एम यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ ड्राक इक्वेशन, इसको हम बोल देंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ ड्राक इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।